हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर 1 चिड़िया का गीत और इसमें जो आपकी एक और कविता दी हुई थी ऐसा वर दो, इसे कवर किया था। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको पढ़ा था। आज हम चलते हैं, इस पोएम को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गिवन है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। और ये पोएम लिखी थी आपके निरंकार देव सेवक ने। इसमें बस बेबी बर्ड ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया था। बेबी बर्ड ने आपको ये बताया था कि पहले जब बेबी बर्ड छोटा था, अंडे में रहता था, तो उसे लगता था ये दुनिया बस अंडे के जितने बड़ी है। फिर जब वो अंडे से निकलकर घोंसले में रहने आया तो उसे लगा कि ये जो दुनिया है वो घोंसले जितनी बड़ी है। फिर जब घोंसले से निकल के वो डालियों पर रहने गया, तब उसे समझ में आया कि ये दुनिया डाली के जितनी बड़ी है। बट फाइनली जब उसने पूरी दुनिया की उड़ान भरी और दूर दूर तक उसने उड़ान भरकर सैर करी दुनिया की, तब उसे समझ में आया ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। ये है आपका बातचीत के लिए। तो आपके इस बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, चलते हैं हम इन्हें देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लिए घर आवश्यक होता है, वैसे पशु पक्षियों के लिए भी घर आवश्यक है। घर हमें क्या देता है? घर हमें धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश इन सब से बचाता है और हमें रहने आराम करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे ही पशु पक्षियों को भी घर आवश्यक होता है, क्योंकि घर हमारी तरह उन्हें भी रहने के लिए, आराम करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिखेंगे, हाँ पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, क्योंकि घर हमारी तरह उन्हें भी घर रहने, आराम करने की जगह प्रोवाइड करता है, सुरक्षित महसूस कराता है। ठीक है। प्रश्न 2 है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं ज़रूरी काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, यानी अर्निंग करने के लिए जाते हैं, और सामान खरीदने के लिए जाते हैं, रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए हम बाहर जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे घर के सदस्य हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई बहन हो गए या हम खुद भी, तो हम घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं आप लोग। तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 3 है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो हमें थोड़ी सी चिंता होती है कि लाइक वो बाहर कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया, इस तरीके की छोटी छोटी सी चिंता हमें रहती है। बट वही परिवार का सदस्य जब बाहर से घर वापस आ जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तब हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार एक साथ आता है, एक साथ हो जाता है। तो आप अपने आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हो तो आपको कैसा लगता है? तो लाइक जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उनके घर जाते हैं, उनके जो भी आपके एज के बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। जो बड़े होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ और अपने दुख बांटते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा ही लगता है ओवरऑल। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो आपने अभी ये पोएम पढ़ी और आपने देखा कि ये जो बेबी बर्ड था ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और ये धीरे धीरे दुनिया को देख रहा था। यानी पहले जब वो बहुत छोटा था
तब उसे लगता था ये दुनिया बस इसके अंडे के जितने ही पड़ी हुई है। और फिर जब वो अपने अंडे से घोंसले में रहने आया तब उसे समझ आया अरे ये दुनिया तो घोंसले जितनी बड़ी है। फिर जब वो घोंसले से डाली पर रहने गया तब उसे समझ में आया कि ये दुनिया तो घोंसले के जितनी ये दुनिया तो डाली के जितनी बड़ी है। और फिर जब आखिरी में उसने पूरी दुनिया को देखा, उसने अपने पंख फैलाए और दूर तक उड़ान भरी और उसने अलग अलग जगह को देखा, तब उसे समझ में आया ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। सेम जैसे आप जब छोटे हुआ करते थे तब आपको लगता था कि ये जो दुनिया है ये आपका परिवार है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही बस आपकी दुनिया है। बट जब आप अपने घर से थोड़ा बड़े हुए और घर से बाहर निकले, लोगों से मिले, तब आपको लगा कि आपका आस पड़ोस ही आपकी दुनिया है। बट धीरे धीरे जब आपने नई नई जगह घूमी, नई नई लोगों से मिले, तब फाइनली आपको भी समझ में आया कि ये संसार बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो हम भी पशु पक्षियों की तरह ही धीरे धीरे बड़े होते हैं और हम भी उनकी तरह ही संसार को देखते हैं। यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख देंगे। हियर आपका पहला क्वेश्चन था पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो आपने इसका आंसर लिखा था पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है क्योंकि घर उन्हें भी रहने, आराम करने, अंडे देने, बच्चों को पालने की जगह बारिश, सर्दी व गर्मी से बचाता है। नेक्स्ट था आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। तो हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर घूमने, सामान खरीदने, काम पर जाने, रिश्तेदार से मिलने और पढ़ाई करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ी चिंता होती है, लेकिन जब परिवार के सदस्य बाहर से आ जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के घर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनके साथ मज़े करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं और अपनी खुशियाँ बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं। अनुभव साझा कीजिए। तो हाँ, पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि हमारा परिवार ही संसार है, परंतु जब हम बड़े होते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें लगता है कि यह संसार आपका बहुत बड़ा है। चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट आपको दिया है कविता की बात, यानी ये जो आपने कविता पढ़ी हुई है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। गिवन है नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है, बट इन्होंने ये चीज़ बोल दी कि आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता करना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है घोंसला पक्षियों का घर होता है, क्या ये बात सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, क्या ये बात सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, क्या ये बात सही है। कुछ पक्षियों का घर हमारे घरों में भी होता है, क्या ये बात सही है। तो घोंसला पक्षियों का घर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पोयम में ही आया है जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। तो बाकी ये बात तो सही है कि पक्षियों का घोंसला पेड़ों पर ही होता है, बट यहाँ पर इन्होंने जो आपका केवल वर्ड लगा दिया, इसका मतलब है कि आपको घोंसला केवल और केवल पेड़ों पर ही देखने को मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि पक्षियों का घोंसला कभी कभी हमारे घरों में भी पाया जाता है। जैसे कबूतर होता है, हमारे घरों में अपना घोंसला बना लेता है। नेक्स्ट है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई घर अगर बहुत दिनों से खाली पड़ा रहता है तो पक्षी जो होते हैं वो उसमें भी अपना घोंसला बना लेते हैं। गिवन है कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो ये बात एकदम सही है। कबूतर हो गया और भी कुछ दूसरे टाइप के पक्षी होते हैं जो हमारे घरों में अपने घोंसले को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संसार, आकाश, घर या घोंसला।
तो आपने अभी पोयम पढ़ी थी और पोयम की पहली लाइन थी, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। किसका आकार अंडे जैसा था? तो आपकी यहाँ पर बात की जा रही है घर की, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है, तो इतना सा का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा या रंग बिरंगा। तो इतना सा का मतलब होता है आपका बहुत छोटा। तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। यहाँ पर आपको ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसमें से आपको इन पंक्तियों का मिलान इनके साथ करना है। तो सबसे पहले चलो हम अपनी पोएम को एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। गिवन है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जैसे फर्स्ट आपका गिवन है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अब जब घोंसला सूखे तिनकों से बनकर तैयार हो रहा है, तब चिड़िया को क्या लगा था? बेबी बर्ड को ये लगा था कि बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तो जब बेबी बर्ड ने दूर तक आसमान में उड़ान भरी थी, तब उसे समझ में आया था कि यह संसार बहुत बड़ा है। फिर लिखा है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। क्लियर? तो आप इस मैचिंग को कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन गिवन है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। तो आपने पोयम पढ़ी और आपको समझ में आया कि चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा था। तो जब चिड़िया अपने अंडे में थी तब उसे यह संसार छोटा लगता था। अंडे से निकल के जब वो घोंसले में आई तब भी उसे संसार छोटा सा ही लगा, और उस घोंसले से निकल के जब वो डाली पर रहने गई तब भी उसे ये संसार छोटा सा ही लगा था। तो आप अपने आंसर को लिख देंगे, चिड़िया को यह संसार अंडे में, घोंसले में और शाखाओं में रहने पर छोटा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। जब चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी तो उसने ऊपर आसमान से नीचे बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। जैसे उसने रेलगाड़ी देखी होगी, मालगाड़ी देखी होगी, जलयान, वायुयान, चौराहा, रेगिस्तान, मरुस्थल, मेट्रो ट्रेन, वायुयान, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, समुद्र, महासागर, घने जंगल, खेत, गांव, देश, नदी, झील, तालाब, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, गांव देखे होंगे उसने। तो आप यहाँ पर अपने आंसर को लिख देंगे कि खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने रेलगाड़ी, मालगाड़ी, जलयान, वायुयान, चौराहा, रेगिस्तान, मरुस्थल, वायुयान, मेट्रो, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, महासागर, घने जंगल, गांव, खेत, देश, झील तथा तालाब आदि को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुबह शाम चिड़ियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? पक्षी होते हैं वो सन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे सनराइज होता है और सन जब सेट हो जाता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से पक्षी अपना काम करते हैं। तो जैसे ही सूर्योदय होता है सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं और अपना दाने पानी की खोज में इधर उधर निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपस में डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना है, दाना पानी कहाँ मिलेगा, आज किस दिशा में जाना है। तो मे बी ये सारी बातें वो आपस में डिस्कस करते होंगे। और शाम को फिर वो सब जब घूम घाम के अपना वापस घोंसले पर आते हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा होते हैं
और पूरा मे बी पूरा दिन भर का जो भी उनका रूटीन होता होगा वो डिस्कस करते होंगे कि आज मेरा दिन कैसा गया। तो आप अपने आंसर को लिख देंगे कि पक्षी जो होते हैं वो अपने नियम के अनुसार यानी सूरज के अनुसार काम करते हैं। वे अपने झुंड को यानी कि अपने ग्रुप को संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने साथियों से बातें करते हैं, गाना गाते हैं, दिन भर के हालचाल पूछते हैं। इसलिए हमें सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। तो अभी मैं आपके सामने इनके रिटन आंसर्स को डिस्प्ले कर दूंगी, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी आंसर्स को लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो चिड़िया को अंडे में, घोंसले में और शाखाओं में रहने पर यह संसार छोटा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे कि उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने रेलगाड़ी, मालगाड़ी, जलयान, वायुयान, चौराहा, रेगिस्तान या मरुस्थल, मेट्रो, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, समुद्र, महासागर, घने जंगल, खेत, गांव, शहर, झील, तालाब इत्यादि देखे होंगे, तब उसे लगा कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट इसलिए सुनाई देती है क्योंकि वह सब अपने अपने घोंसले में वापस लौटती हैं, अपने झुंड को इकट्ठा करती हैं, अपने जो साथी होते हैं उनके साथ बातें करती हैं, गाना गाती हैं, इसलिए हमें सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। नेक्स्ट गिवन है समझ और अनुभव। ये वाले क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ये हर बच्चे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, हर बच्चे का अपना नज़रिया हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे का जो समझने का लेवल होता है वो अलग अलग होता है, हर बच्चे के लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो ये हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है? क्यों? तो आप यहाँ पर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लिख देंगे कि जैसे जो बेबी बर्ड था, जब वो घोंसले से बाहर आया तब उसे समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। तो सेम जब आप अपने घर से बाहर निकले, स्कूल आए या अपने आस पड़ोस की दुनिया देखी, आपने पहली बार मान लो किसी दूसरे शहर गए, तब आपको समझ में आया कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी। तो यहाँ पर आप अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए। परिवर्तन मीन्स होता है चेंजेस। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर बताना है कि आपको कौन कौन से चेंजेस खुद में समझ में आए। जैसे आपका जो पहला है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन यानी कि आपके जो फिजिकल चेंजेस हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। तो आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आपके जो हैंड्स थे, आपके जो पैर थे, चेहरा था, इन सब के साइज शेप छोटे हुआ करते थे। बट जैसे जैसे आपने मतलब बड़े होते गए तो आपके इन सारे साइज़ में भी चेंजेस आ गया, यानी कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी ग्रोथ हो गई अच्छे से। तो यहाँ पर आप अपना परिवर्तन लिख लेंगे। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी पहले आपको क्या करना पसंद था, अब आपको क्या करना पसंद है। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे बच्चों की रुचि चेंजेस हो गई हो। जैसे आप बहुत छोटे थे तब आपको सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेलना पसंद था, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हुए आपको डॉल्स के साथ पसंद आया खेलना, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद आया, या फिर आपको ड्राइंग में बहुत सारा इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपको चेंजेस समझ में आ रहा है कि आप में ये चेंजेस आया है तो आप वहाँ पर लिख देंगे। और अगर आपको समझ में आता है कि नहीं, आप में तो आपकी रुचियों में कोई चेंज नहीं आया, जो आपको पहले पसंद था वही आपको आज पसंद है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आया समझ में परिवर्तन। समझ मतलब होता है कि आप चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। जैसे पहले आपको क्या समझ में आता था किसी चीज़ को देखकर कि ये बारिश कैसे होती है, ठीक है, और ये सूरज कहाँ से निकलता है, कैसे डूबता है, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो भी चेंजेस आया है आप वो लिख सकते हो। खान पान में परिवर्तन, जैसे कुछ चीज़ें
पहले आपको दूध पीना नहीं अच्छा लगता था बट आप आज दूध पी लेते हो। पहले आपको जंक फूड खाते थे, अब आप सिर्फ हेल्दी फूड खाते हो, या फिर पहले आप हेल्दी फूड खाते हो, अब आपकी हैबिट्स चेंज हो गई, अब आप जंक फूड में स्विच कर गए हो। तो जो भी आपकी चेंजेस हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। चित्रकारी मतलब होता है ड्राइंग, कि पहले आप कैसी ड्राइंग बनाते थे, मतलब पहले जैसे आप अपने लाइंस बनाना सीखा, फिर आपने थोड़ा अच्छे से ड्राइंग करना सीखा, या फिर पहले आप ड्रॉ नहीं कर पाते थे, आप केवल कलर कर लेते थे, बट आज आप पहले आपने वैक्स कलर से कलर करना सीखा, फिर आप स्केच कलर अच्छे से कर लेते हो, या फिर आप वाटर कलर भी अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपके क्या चेंजेस हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है खेल। पहले आपको क्या खेलना पसंद था, आज आपको क्या खेलना पसंद है। हो सकता है कोई चेंज आया हो, तो अगर आपके अंदर चेंज आया तो आप लिखेंगे। गीत संगीत। गीत संगीत मतलब कि पहले आपको किस टाइप के गाने पसंद आते थे, अब आपको किस तरीके के गाने पसंद आते थे। आपको पोएम्स ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट अब आपको पोएम के अलावा भी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने में क्या, जैसे पहले आपको केवल ABCD आती थी, फिर आपने CBC वर्ड सीखे, वॉवल, अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, इनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखा, स्मॉल एंड कैपिटल को अलग अलग पढ़ना और लिखना सीख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। नृत्य और अभिनय, डांस और एक्टिंग, यानी कि पहले आपको पसंद था या नहीं था, पहले आपको डांस आता था नहीं आता था, आपको अगर कोई चेंजेस लग रहे हैं तो आप उन्हें यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और इसके आंसर हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फिर गिवन है, इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो आप उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। इतने परिवर्तन के अलावा भी लगता है कि नहीं, आप में ये वाला चेंज आ गया है कि पहले आप दूसरों से ज़्यादा लड़ाई करते थे, अब आप लड़ाई नहीं करते। पहले आप ज़्यादा शैतानी करते थे, अब आप बिल्कुल शैतानी नहीं करते। पहले आप क्लास में बिल्कुल बातें नहीं करते थे, बट आप क्लास में बातें करने लगे हो। तो आपको जो भी समझ में आता है आप यहाँ पर अपने चेंजेस को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि जब आपने पहली बार देखा था तब आपको कैसा लगा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार आपने जब रेलगाड़ी देखा तब आपके मन में क्या आया कि वाओ, ओ माय गॉड, ये रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी है, मुझे तो इसमें बैठना है या मैं इसमें बैठना चाहती हूँ। आपके मन में आया होगा कि ये कहाँ से शुरू हो सकती है, कहाँ तक जाती है, इसको किसने बनाया होगा, ये कैसे चलती है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे, आप ये अपने कॉपी पे लिख लेंगे। मेट्रो को आपने जब देखा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा साफ़ है, नॉर्मल रेलगाड़ी से कहीं ज़्यादा साफ़ मेट्रो है, ये तो कितनी स्पीड से आती है, ये कैसे चलती होगी, ये तो अंडरग्राउंड भी चलती है। ठीक है, मॉल देखा होगा आपने पहली बार, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे शॉप्स, इतने सारे दुकानें एक साथ आपने देखी होंगी। समुद्र देखा होगा, ये तो दूर दूर तक पानी है। ठीक है, ये कहाँ पर ख़त्म होता है समुद्र। तो इस सारी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। और ये जो पहाड़, आपने जब पहाड़ देखा होगा, या फिर हो सकता है आपने ना भी देखा हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ इतना ऊंचा कैसे हो गया, इस पर लोग कैसे चढ़ते होंगे, इसका क्या यूज़ है। ठीक है, वायुयान यानी आसमान में कैसे उड़ रहा है, इसके तो कोई पंख नहीं होते बट फिर भी ये उड़ रहा है, ये कैसे उड़ लेता है आसमान में, इतने सारे लोगों को कैसे बिठा लेता है। ठीक है, आप भी एक दिन वायुयान में बैठोगे। जलयान, ये जो वाटर शिप्स होता है, ये पानी पर कैसे चल रहा है। ठीक है, इसको किसने बनाया होगा, कैसे चल रहा है ये। जंगल इतना घना है, इस पे लोग, मतलब ये जो जंगल है ये तो इतना घना है, इस पे सनलाइट जाती भी होगी या नहीं जाती होगी, इसमें तो मतलब रात में रुकने पे डर लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपके मन में जो भी थॉट्स हैं आप इनमें से किसी एक के साथ साझा कर लेंगे। 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें, 4 या 6 वीथी मतलब कि जो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। 4 मतलब चौराहा, और कभी कभी आपने देखा होगा कि 4 से ज़्यादा सड़कें एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं। तो उन सड़कों को देखकर आपने कि इतनी सारी गाड़ियाँ इस पर चल रही हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक जाती होंगी, इस सारी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। खेत,
कि ये दूर दूर तक आपको बस खेत ही दिख रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान या मरुस्थल, यहाँ पर दूर दूर तक आपको ये कैक्टस दिख रहे हैं। यहाँ पर तो कोई हरा भरा पेड़ नहीं है, बिल्कुल एकदम गरम गरम सी रेत दिख रही है। या फिर हो सकता है आपने नहीं भी देखा हो। नदी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जाती है, इसका पानी मतलब इतना सारा पानी इसमें कहाँ से आ गया, ठीक है। आप इसे मुझे पानी में तैरना है या नहीं तैरना, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। नेक्स्ट गिवन है, नीचे दी गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ये कविता गिवन है, तो आपके जो पहला ड्राइंग दिया हुआ है, पहले ड्राइंग की कविता तो उन्होंने कंप्लीट कर दी, बट ये जो दूसरी वाली ड्राइंग है इसकी कविता इन्होंने खाली छोड़ दी। पहली ड्राइंग के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। बट ये वाला जो ड्राइंग है इसकी कविता को इन्होंने खाली छोड़ दिया। तो ये वाली कविता को चलो हम ढूंढ लेते हैं अपनी पोएम में। वहीं आपको दी हुई है ये ड्राइंग। गिवन है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये वाली 4 लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट गिवन है, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। तो कविता में जैसे कि आपको दिया हुआ है कि लास्ट में पहले जो बर्ड था वो अंडे पे रहता था, अंडे से फिर घोंसले पर आया, घोंसले से फिर डाली पर आया, और डाली पर आने तक उसको यही लगता था कि दुनिया बस इतनी ही बड़ी है। लेकिन फाइनली जब उसने आसमान में उड़ान भर ली तब उसे समझ में आया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान दाना पानी तलाशने के लिए भरी होगी, या फिर इतनी बड़ी दुनिया को देखने के लिए कि आगे क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए उड़ान भरी होगी। तो आप अब यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे कि चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान पूरी दुनिया को देखने के लिए और दाना पानी खोजने के लिए भरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख देंगे कि पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लेकिन लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला घोंसले की खुशबू से, उस घोंसले के आसपास की जो भी जगह होती है, पेड़ होते हैं, वो उन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है, हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी। तो जैसे पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि यह संसार बहुत बड़ा है, वैसे हमारे पूर्वजों को यह बात दूर दूर तक घूमकर या यात्राएं कर कर पता चली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं, क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े हमें कुछ निर्देश देकर भेजते हैं, वैसे जो पक्षियों के माता पिता होते हैं वो भी उन्हें कुछ निर्देश देते होंगे, जैसे कि आपको कहाँ उड़ना है, कैसे उड़ना है, आपको जो दाना पानी है वो कहाँ मिल सकता है, ठीक है, आपको अगर कहीं शिकारी दिख जाए तो आपको कैसे बचना है, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ या झुंड के साथ उड़ रहे हो तो आप अपने झुंड से कहीं दूर नहीं जाना है। और मे बी वो ये भी समझाते हो कि आपको एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख देंगे और मैं अभी आपके सामने यहाँ पर इसके आंसर्स को डिस्प्ले करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन था, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। उत्तर है इसका, चिड़िया ने खाना पानी तलाशने और यह संसार कितना बड़ा है ये जानने के लिए इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। तो हजारों पेड़, सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला प्राकृतिक तरीकों से, जैसे दिशा, आसपास की जगह,
सूर्य, तारे और घोंसले के आसपास का दृश्य घोंसले की खुशबू से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि यह संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? तो हमारे पूर्वजों को यह बात दूर दूर तक घूमकर पता चली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है कि वे निर्देश इस प्रकार हो सकते हैं कि आपको कैसे उड़ना है, कहाँ उड़ना है, शिकारियों से कैसे बचना है, आपको दाना पानी कहाँ मिलेगा और अपने झुंड के साथ ही उड़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, कल्पना की उड़ान। यहाँ पर दिया है कि हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यह था, मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे पहाड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ आदि। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर होगा वो बच्चों को कोई एक इंस्ट्रक्शन देगा कि फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि अगर आप इस स्कूल के ऊपर से उड़ रहे हो तो आप क्या क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर आपने जो भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि सारे बच्चे असेंबली लाइंस में खड़े हुए हैं और प्रेयर हो रही है। उसके बाद मान लो कि अगर गेम्स का पीरियड चल रहा है, छुट्टी के टाइम आप उड़ रहे हो, तो सारे बच्चे लाइन लगाए हुए हैं, सब बच्चे एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं, सभी के माता पिता उनको लेने आए हैं। आप इस तरीके के अपने अनुभव आप क्या क्या देख सकते हो, आप क्या क्या सोच सकते हो, तो ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट गिवन है, कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको जो चित्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडे जैसा। तो यहाँ पर आपके ये 4 चित्र दिए हुए हैं, तो इन चारों के आपको नाम लिखने हैं। जैसे ये जो पहला चित्र है इसको आप बोलते हैं हिंदी में वृत्त। तो वृत्त आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर वृत्त की जगह यहाँ लिख सकते हो आप गोला। ठीक, इसको गोला भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, बट मे बी अगर आपको वर्ग बोलने या सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चौकोर। वैसे ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, तो आयत भी चौकोर होता है, तो आप यहाँ पर आयत भी लिख सकते हो, साइड में चौकोर भी लिख सकते हो। ये आपको हिंदी में बोला जाता है इसको त्रिभुज, और इसको तिकोना भी बोलते हैं। यहाँ पर आप इनके आंसर्स को लिख लेंगे। तो ये आपका वृत्त है, ये आपका वर्ग या चौकोर है, ये आपका आयत है और ये आपका त्रिभुज या तिकोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ को खोजिए। तो यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ आपने ये वाले वर्ड्स को जोड़ा और ये वाले वर्ड्स आपके बनकर आ गए नए। तो जैसे सु में अगर योग्य जोड़ देंगे तो आपका जो वर्ड बनेगा वो होगा सुयोग्य, और सुयोग्य का मतलब होता है जिसके पास योग्यता हो, अच्छी योग्यता वाला। नेक्स्ट आपको दिया है सुयश। सुयश मतलब होता है, तो यहाँ पर आप इनको जोड़कर लिख देंगे सुयश, और इसका अर्थ होता है कि अच्छा यश वाला, शानदार यश वाला। नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है सुकर्म। तो जो सुकर्म है वो सु और कर्म से मिलकर बना है, तो आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे कर्म, और सुकर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म।
नेक्स्ट दिया हुआ है सु प्लस वास, इसको लिखेंगे आप यहाँ पर सुवास, और वास मतलब होता है रहने की जगह यानी अच्छा घर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे अच्छी रहने वाली जगह। नेक्स्ट आपको गिवन है सुदर्शन। सुदर्शन जो वर्ड है वो आपका सु प्लस दर्शन से मिलकर बना है, तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे दर्शन, और यहाँ पर लिखेंगे जो अच्छा दिखता हो, अच्छा दिखने वाला। ये वाली टेबल आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर आएगा सुयोग्य यानी अच्छी योग्यता वाला, सुयश यानी अच्छा यश वाला, कर्म, और सुवास मतलब अच्छी रहने की जगह, और सुदर्शन मीन्स होता है अच्छा दिखने वाला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको गिवन है नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सूखा दिया है, तो सूखा का विपरीत शब्द आपको यहाँ फिल करके इस वाक्य को कंप्लीट करना है। यानी सूखा का जो विपरीत यानी कि उल्टा होता है वो होता है गीला। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। नेक्स्ट है दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास में है। तो पास का जो विपरीत यानी उल्टा होता है वो होता है दूर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दूर, यानी दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। नेक्स्ट है अनवर कब डैश और कब गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर गया वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही है, तो गया का विपरीत अर्थ वाला होता है आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। नेक्स्ट गिवन है कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही डैश। तो बड़ा का विपरीत अर्थ वाला होता है छोटा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे छोटा। ये आप अपना फिनिश कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको संवाद दिया हुआ है। संवाद मतलब होता है डायलॉग, यानी कि जब दो लोग मिलकर आपस में बात करते हैं तो उनके द्वारा जो बोले गए सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम हिंदी में संवाद बोलते हैं। यहाँ पर ये दो बच्चियाँ हैं जो आपस में बात कर रही हैं। तो ये बच्ची बोल रही है सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बोला जितने पैसे राजू को मिले। ये फिर बोल रही है तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। अब इसने बोला तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। इसने बोला केवल 50 रुपये। इसने बोला नहीं मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इसने बोला इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। इसने बोला तो फिर कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको संवाद दिया हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स देखे जैसे कितने, जितने, उतने, कितने और जितने, इतने। अब यहाँ पर आपको गिवन है इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको नए वाक्य बनाने हैं और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको राजू जितने रुपए चाहिए तो आपको ये चारों सेंटेंस लिखकर दिखाने हैं। तो जैसे दिया हुआ है इतना सा। इतना सा का मतलब होता है बहुत थोड़ा। उतना सा का मतलब होता है जितना था थोड़ा सा उतना ही, एग्जैक्ट उतना ही। इतना सा भी वही, मतलब कि जितना सा था थोड़ा सा जो भी था, जितनी भी क्वांटिटी थी उतनी पूरी की पूरी। कितना सा भी मतलब होता है कि आपका थोड़ी अमाउंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे इतना सा से जो आप वाक्य बना सकते हो वो बना सकते हो, जैसे मैंने बस इतना सा ही बोला था वो तो नाराज़ हो गई, या फिर मुझे बस आज इतना सा ही काम मिला है, या मैंने बस इतना सा ही खाया था। तो आप इस तरीके का कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे नेक्स्ट दिया हुआ उतना सा। मैंने बस उतना सा ही दूध पिया जितना ग्लास में था। जितना सा, जैसे जितना सा काम मुझे बताया था मैंने उतना कर दिया। कितना सा, मुझे कितना सा समय मिला था ये काम करने का और मेरा काम ये टाइम पर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कितना सा ही समय मिला था। तो आप इस तरीके के वाक्य अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है कि पाठ से आगे पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं।
यह जानना रोचक होगा यानी कि इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। जैसे कि ये जो बाज है, बाज क्या खाता है, हंस क्या खाता है, तोता क्या खाता है, बगुला क्या खाता है, कबूतर क्या खाता है और उल्लू क्या खाता है। तो जैसे बाज है, वो बाज जो होता है वो मांसाहारी होता है, यानी कि ये क्या खाता है, ये अपने से छोटे जितने भी जीव होते हैं, सांप, छिपकली और जो अंडे होते हैं पक्षियों के अंडे, चूहे, छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। हंस क्या खाता है, अभी जो हंस होता है ये वाटर बर्ड होता है, यानी कि जो पानी में रहता है और ये कभी कभी शाकाहारी होता है और कुछ जो हंस होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं। तो जो शाकाहारी हंस होता है वो जलीय पौधे खाता है, जलीय घास खाता है। इसके अलावा जो मांसाहारी है वो कभी कभी क्या करता है कि छोटे छोटे कीड़े और मछलियों के अंडे भी खा लेता है। नेक्स्ट है आपका तोता। तो जो तोता होता है वो आपका शाकाहारी होता है। तोता क्या खाता है, तोता हरी मिर्च खाता है, फल खाता है, बीज खाता है, अनाज खाता है, सब्जियां भी खा लेता है और ये मेवा भी खा लेता है, ड्राई फ्रूट्स भी खा लेता है। नेक्स्ट है आपका बगुला। बगुला क्या करता है, बगुला पानी में रहता है तो वो पानी वाले एनिमल्स को खाता है कि वो मछली खा लेता है, छोटे कीड़े खा लेता है, केकड़ा खा लेता है, झींगे खा लेता है। नेक्स्ट है आपका कबूतर। तो कबूतर क्या खाता है, कबूतर भी आपका छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेता है, बीजे खा लेता है, फल खा लेता है, अनाज खा लेता है और छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है। नेक्स्ट है आपका उल्लू। उल्लू जो होता है वो आपका कार्निवोर होता है, आपका मांसाहारी होता है। तो उल्लू क्या खाता है, उल्लू भी आपका जो मांस है, छिपकली है, कीड़े है, ये सब खा लेता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को फिल कर लेंगे। यहाँ आपको गिवन है कलाकारी। कलाकारी यानी ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर आपको गिवन है चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता हुआ पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप इन सभी चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आप एक पेपर पर पक्षियों की ड्राइंग बनाओगे जो आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। फिर उस ड्राइंग को अपने हाथ में पकड़कर आप एक गाना गाओगे। आपकी वो गाना कोई भी हो सकता है, आपकी पोएम हो सकती है या फिर आपको कोई फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। और आप इन सभी चित्रों को क्या कर सकते हो, आप अपने कक्षा में या फिर जो भी आपके स्कूल में फोटो गैलरी या फिर डिस्प्ले बोर्ड होगा, आप वहाँ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये वाली एक्टिविटी तो आप क्लास में ही कर पाओगे। नेक्स्ट है अभिभावकों, शिक्षकों और मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। तो यहाँ पर आपका एक ये गीत दिया हुआ है जो कि आपका सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन के लिए है। गिवन है सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। ऐसे ही आप इसमें और ऐड करते जाओगे, जैसे एक पेंसिल अनेक पेंसिलें और एक कटोरी अनेक कटोरियाँ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके पास जो भी वर्ड्स हों आप यहाँ पर उन्हें ऐड करते हुए चले जाओगे और इस गाने को गाते जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको गिवन है नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन्होंने एक पक्षी करके दिखाया हुआ है और यहाँ पर उसका नाम भी लिख दिया है नीलकंठ। तो चलते हैं हम और भी पक्षियों को खोज लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है मैना, यहाँ पर ये आपको गिवन है तीतर, ये दिया हुआ है बाज, ये दिया हुआ है आपका गौरैया, यहाँ पर ये आपको गिवन है सारस, ये आपको गिवन है चील, फिर यहाँ पर ये आपका गिवन है बुलबुल और ये आपका गिवन है बतख, फिर आपका ये गिवन है कबूतर। ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है कि जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह ही चहचहाएं। यहाँ पर गिवन है कि सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें, फिर सभी मिलकर चींची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों
कि ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए हम सभी बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। तो यहाँ पर ये आपको ये एक्टिविटी करता हुआ ये बच्चा भी दिख रहा है। इसने क्या किया हुआ, दोनों हाथों से अपने मुंह को ढका हुआ है और इसने चींची की आवाज़ निकाली। आप ये एक्टिविटी भी क्लास में परफॉर्म कर सकते हो और फिर उसको एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी हैं और पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान करना है। जैसे पहला है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो यहाँ पर ये जो आपको हुई है ये एक पक्षी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको एक पक्षी में देखने को मिलेंगी कि वो पक्षी जो होता है उसके पंख में उसके नाखून होते हैं, जो कि रात के अंधेरे में उड़ता है और दिन में भोजन उसे नहीं होता है क्योंकि वो दिन में सोता रहता है और वो क्या करता है, उल्टा होकर सोता है। तो जो पेड़ पे उल्टा लटकता है ऐसा पक्षी कौन होता है? ऐसे पक्षी को हम हिंदी में बोलते हैं चमगादड़। तो आप ये चमगादड़ वाले डॉट को चमगादड़ से मिला दोगे। नेक्स्ट है, पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। तो यहाँ पर आपको हरे रंग से एक पक्षी दिख रहा है और वो पक्षी कौन सा है? वो है तोता। तो आप तोते से इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है, नीड़ वही नहीं वह कभी बनाती। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो पक्षी है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, बागों की रानी कहलाती, उसे हम बागों की रानी कहते हैं। काला रंग उसका है भैया और सबके दिल को खूब लुभाती। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर से एक पक्षी दिख रहा है और ये है आपका कोयल बर्ड। तो कोयल बर्ड की क्वालिटी क्या होती है कि वो अपना कभी घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे को देती है। नेक्स्ट है आपका, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात को आंचें भरता और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। कि आपको ये दिन में नहीं दिखाई देता, यानी कि चमगादड़ की तरीके ये भी आपको रात में ही दिखाई देता है और ये ऐसा दिखाता है कि जैसे सूरज को उससे डर लगता है। तो ऐसा एनिमल जो भी बर्ड आपका लास्ट बचा है वो है आपका उल्लू। तो आप इसको उल्लू से मिलान कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी हुई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट जो पहली पहेली है वो दी हुई है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो है मटर। आपने मटर देखा होगा कि मटर का जो ऊपर का कवर होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है और अंदर उसके जो दाने होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं और एक मटर में आपको 3 से 4 दाने मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख देंगे मटर। नेक्स्ट गिवन है, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। ये आपकी बात हो रही है गन्ने की। नेक्स्ट रिडल आपको दी है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा मतलब होता है कि उसके जो पंख होते हैं वो दूर से देखने पर लगता है कि उसमें कॉइन्स लगे हुए हैं, यानी कि चमकते हैं वो पैसे की तरीके। तो ये जो आपका पक्षी है ये है मोर। नेक्स्ट दिया है, लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखकर मोती के दाने। ये जो आपको गिवन है ये है अनार के बारे में कि अनार के अंदर जो आपके दाने होते हैं वो मोती जैसे होते हैं और पीले खाने मतलब उसमें आपने देखा होगा थोड़े थोड़े से चैम्बर बने होते हैं जिसके अंदर सारे मोती सारे जो अनार के दाने होते हैं एक अच्छे सिस्टम में अरेंज होते हैं। तो ये है आपका अनार। नेक्स्ट रिडल दी हुई है, जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। यहाँ पर जो आपको गिवन है ये बात हो रही है सड़क की, कि सड़क आपने देखा होगा कि सड़क हर जगह जाती है, यानी कि आपकी एक जगह से जो सड़क होती है वो हर दिशा में जाती है बट वो सड़क अपनी जगह से कहीं नहीं हिलती। तो ये बात हो रही है आपकी सड़क की। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख देंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर चिड़िया का गीत। चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर आपको एक कहानी दी हुई है, गति की उड़ान। गति की उड़ान एक लेडी की कहानी है जो कि भारत की पहली महिला पायलट थी, सरला ठकराल। यहाँ पर आप इनका ये फोटो देख सकते हो, ये हैं भारत की पहली महिला पायलट। तो चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको गिवन है, आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सरला ठकराल और ये भारत की पहली महिला पायलट हैं। पायलट कौन होता है? पायलट वो होता है जो प्लेन उड़ाता है।
इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका नाम प्यार से क्या है? मती। मती को जो मती होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है बुद्धि। गिवन है इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। को 21 साल की एज में पायलट का लाइसेंस मिल गया था और ये भारत की ऐसी पहली महिला थी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मौत नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। ये जो आपका ये विमान दिख रहा है यहाँ पर, ये 2 सीटर है, यानी इसमें एक बार में 2 लोग बैठ सकते हैं और ये इन्होंने लाहौर में पहली बार उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। आपको यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी दिख रही है। फ़ोटो में भी इन्होंने क्या पहन रखी है? साड़ी। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने साड़ी पहनकर पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने विमान उड़ाया था, यानी प्लेन उड़ाया था। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लाइसेंस आपका ऐसे नहीं मिलता। जैसे आप अगर आपने सुना होगा, आपके घर में जो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फादर या आपके बड़े भाई होंगे, आप उनसे पूछोगे कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना, तो आप बताएंगे कि वो जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए थे तो वहाँ पर उन्हें वो गाड़ी चला के दिखानी पड़ी थी। वहाँ पे वो लगातार इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ाइए, घुमाइए, टर्न करिए, यू टर्न लीजिए, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन देते हो। जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो कर लेते हो तभी आपका लाइसेंस बनता है आपका, अदरवाइज़ वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब इन्हें लाइसेंस मिला था तो इन्होंने क्या किया था कि वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। उन्होंने कितने घंटे तक अभ्यास यानी प्रैक्टिस करी थी? 1000 घंटे तक। उसके बाद इनको ये फाइटर प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला था। तो आई होप आपको ये चैप्टर चिड़िया का गीत, उसकी एक्सरसाइज और ये सरला ठकराल की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।